अगर गांव स्तर का प्रतिनिधि पढ़ा लिखा होगा तो इससे लोकतंत्र कितना मजबूत होगा। हम भारतवर्ष के अंदर इस हरियाणा की पहल को बड़ी उत्सुकता भरी निगाहों से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि चीन के सरकार हरियाणा के इस प्रयास को केवल देख नहीं रही थी, वो अध्ययन कर रही थी। और मैं ये मानता हूँ कि ये भारत के लोकतंत्र में मजबूती में एक बहुत बड़ा आने वाले समय में एक निर्णायक मोड़ साबित होने वाला है। इस बार जो सामाजिक भागीदारी बढ़ी है, बहुत सारे स्थानों पर जनरल सीटों के ऊपर भी अन्य समाज के लोग जीत करके आए हैं। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर सभी जीते हुए जनप्रतिनिधियों को हजारों जनप्रतिनिधि कुल मिला के इनकी बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वह अपने क्षेत्र की जनता की आशाओं के अनुरूप जनता की सेवा करेंगे, ईमानदारी से जनता के बीच में किए गए वायदों को पूरा करने में लगाएंगे और गांव की आपस की चुनाव के बीच में हो जाने वाली पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके सबको साथ लेकर के अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, ऐसी मैं उन सभी से आशा करता हूँ। इसी कड़ी में चुनाव परिणाम की अपने अपने तरीके से राजनीतिक दल टिप्पणी करते हैं। मैं 2-3 दिन से देख रहा था कि एक आम आदमी पार्टी का पूरे हरियाणा में 2 जगहों पर उन्होंने प्रदर्शन उनका रहा है, उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए थे, उन्होंने जीते हुए तो गिना दिए, लेकिन वो 300 के करीब हारे हुए का चर्चा नहीं की कि उन्होंने जिनको टिकट दी थी जो हारे हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी का भी एक बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हवाले से, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्लेम किया है कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़ी जीत हुई है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, अब उनकी राजनीति में, उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, अब उनकी राजनीति में गंभीरता आनी चाहिए। अब उनकी बातों में कोई वजन दिखना चाहिए। अब वो संगठन उनकी जेब का है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस आज उनका जेबी संगठन है, तो वो अपने जीते हुए उम्मीदवारों की एक सूची जारी करें और अभी तो ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चेयरमैन के चुनाव, वाइस चेयरमैन के चुनाव होने हैं, उसमें सच्चाई सामने आ जाएगी। उनका बहुमत है तो वो दिख जाएगा, किसका बहुमत है पता चल जाएगा। इससे बड़ा और तो कोई पैमाना नहीं हो सकता है। तो एक तो मेरे सुझाव है कि या तो वो अपनी सूची जारी कर दें जो उनके विजयी हैं, या वो ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के चुनाव परिणाम का इंतज़ार कर लें और तब कोई टिप्पणी करें। तो इसलिए मैंने कहा कि उनके राजनीतिक आचरण में अब थोड़ी गंभीरता, संजीदगी आनी चाहिए। इस विषय पर इतना ही कहते हुए एक दूसरा विषय है, क्योंकि उनका कौन रोज़ प्रेस नोट लिख देता है उनको स्वयं नहीं पता होता है, लेकिन प्रेस नोट उनके बदस्तूर जारी होते हैं। इतना ही पूछते हैं कि जी पिता के नाम से और पुत्र के नाम से, एक दिन पलट के पिता के नाम से आ जाता है, अगले दिन पलट के पुत्र के नाम से आ जाता है। उन्होंने एक लगातार एक बयान जारी करते हैं, वो हरियाणा पर 3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, हरियाणा की जनता पर कर्जे का बोझ ला दिया गया, ऐसा उनका बयान आता है। मैं हुड्डा साहब को 2 निवेदन करूंगा कि एक तो हमने सदन में, विधानसभा में बार बार उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि आप ये बयान दाग करके भागा मत कीजिए।
सदन चर्चा के लिए होता है, सदन सवाल और जवाब के लिए होता है। आपके सवाल हैं और सत्ता पक्ष में बैठे लोगों का कर्तव्य बनता है कि आपके सवालों का जवाब दें, क्योंकि आप प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि बनकर के आप सवाल पूछते हैं, तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि उसका जवाब दें। जब जवाब देते हैं तो सदन से चले जाते हैं। तो हमने कई बार निवेदन किया कि आपकी ये शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है कि आपको इसके बारे में ज्ञानवर्धन किया जाए, लेकिन आप कम से कम सवाल के उत्तर सुनेंगे तो कुछ तो आपका ज्ञान इसमें बढ़ेगा। उनकी एक परिपाटी रही है शूट एंड स्कूट की, सवाल दागो और भाग जाओ। तो उसमें मेरा निवेदन ये है कि अभी फिर विधानसभा आहूत होने वाली है। विधानसभा में इन सवाल को रखें और इन सवाल के जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी बतौर वित्त मंत्री अच्छी तरह से देना चाहते हैं, देंगे। मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी शानदार सराहनीय पहल अभी उन्होंने की है कि वो एक दिन का सत्र कोई रख रहे हैं, विधायकों को बजट पर जानकारी देने के लिए, बजट की प्रक्रिया पर, बजट के बारे में समझाने के लिए, बजट की पूरी व्यवस्था का उनको ज्ञान हो, इस उद्देश्य से बहुत सराहनीय कदम एक किया है। मैं हुड्डा साहब से निवेदन करूंगा कि अपने सभी विधायकों के साथ वो जरूर उस पूरे दिन के सत्र को अटेंड करें। उस अहंकार के साथ ना जिए कि वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनको अब कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। जीवन में आदमी हमेशा सिख भाव से जीना चाहिए, ज़िंदगी भर सीखना चाहिए, शिष्य भाव से जीवन में रहना चाहिए, तो उनका भला होगा। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मैं उस मिलकर निवेदन करूंगा उनसे कि ये विधायकों के लिए जो सत्र का आयोजन कर रहे हैं बजट की जानकारी का, ये सांसदों के लिए भी कर लें, ताकि पूर्व मुख्यमंत्री अपने सांसद पुत्र को भी ले जा करके उनकी भी भ्रांतियां वहाँ मिट जाएं। उनको भी ध्यान में आ जाए कि हरियाणा में 2 फुट का आलू की किवंदंती जो है, और बजट की उनकी समझ वैसी है जैसा उनको आलू 2 फुट का उगाने की साइंस वो विकसित कर रहे थे। तो बजट की भी उनकी समझ इतनी है और बेहतर हो जाएगी। तो एक तो निवेदन ये है सदन में और विधानसभा सेक्रेटेरिएट द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में उपस्थित होकर के बजट की प्रक्रिया को समझें। दूसरा निवेदन है, ये मेरे रोहतक के सुधी पत्रकार संपादक, मेरे सभी छायाकार मित्र और रोहतक विश्वविद्यालय है, हरियाणा में और विश्वविद्यालय हैं, मैं हुड्डा साहब से निवेदन करता हूं कि आप हरियाणा के बहुत 10 साल आपने सरकार चलाई है, ये मेरा हाथ जोड़ कर विनती है, रोज़ रोज़ आपके बयान पढ़ करके मुझे तकलीफ़ होती है कि आप 11 इंटेलेक्चुअल चुन लीजिए हरियाणा के अर्थव्यवस्था को जानने वाले, 11 लोगों की ज्यूरी बना लीजिए, उसमें अर्थशास्त्र के जानकार हों, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हों, पत्रकार साथी हों। 11 लोगों की ज्यूरी के समक्ष जो यूनिवर्सिटी में, जो कॉलेज में जो स्थान वो तय करें, उस स्थान के ऊपर बजट पर हमसे और हरियाणा की अर्थव्यवस्था पर मैं उनसे चर्चा करने का, बहस करने का मैं उनको विनम्र सादर निवेदन निमंत्रण दे रहा हूँ। आज वो भी सत्ता में नहीं है, मैं भी सरकार में नहीं हूँ कि कोई मैं अधिकारियों के बिना मैं खड़ा हूँ, अधिकारियों के बिना वो आए। वो अपने 2-3 जो सहयोगी भी लाना चाहते हैं उनको भी ले आए। मैं उनके साथ में ये चर्चा, संवाद जो है वह विकास का मूल है। संवाद होगा तो हमें भी कुछ जानकारी मिलेगी, हम भी सीख लेंगे, उनकी समझ में कोई कमी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन रोज़ रोज़ उनके मुंह से अनर्गल बयानबाजी सुनने को मिलती है तो उनकी और राजनीतिक लोगों की छवि वह गिरती है, राजनीतिक लोगों की गंभीरता घटती है। राजनीतिक नेतृत्व का आचरण में संजीदगी और गंभीरता जो मैंने प्रारंभ में कहा था वह दिखनी चाहिए, ताकि राजनीतिक
कार्यकर्ताओं के प्रति, पार्टी कोई भी हो, आम जन की श्रद्धा और विश्वास बढ़े। नहीं तो ये एक केवल टिप्पणी करते हुए कि जब 2014 में हुड्डा साहब की सरकार गई थी, 35,000 करोड़ रुपए का कर्जा बिजली कंपनियों पर था। 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्जा HSVP और HSIRDC पर था, जो कि उन्होंने बजट में दिखाया भी नहीं हुआ था। ये 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा लगभग है। आज ये 35,000 करोड़ का कर्जा पूरी तरह से बिजली कंपनियों से जीरो हो चुका है लगभग, और बिजली कंपनियां अब लगातार लॉस में चलती थी, बिजली कंपनियां लाभ में हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि बिजली की दरों में कटौतियां की गई। मतलब मैं शब्दों को थोड़ा सावधानी से कहना चाहता हूं। जो 35,000 करोड़ का कर्जा था वो लगभग, मैंने कहा, अब समाप्ति की ओर है। 26,000 करोड़, 25,950 करोड़ तो एक दिन में हमने सरकार के खाते में लिया था। स्वाभाविक है, जब बिजली कंपनी का कर्जा, एक भाई के नाम का कर्जा दूसरे भाई के खाते में जाएगा तो दूसरे भाई के खाते में बढ़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसको करने का तात्पर्य क्या था कि वहाँ 12% के करीब ब्याज लग रहा था, वो 7% पे ब्याज था। तो हरियाणा की जनता पर 2700 करोड़ रुपये सालाना का बोझ कम किया हमने एक दिन के फैसले से, जो उनकी सरकार के समय में वो दे रहे थे। अब उसके पीछे क्या मामले थे, क्या नहीं थे, मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूँ। तो मैंने एक वानगी प्रस्तुत की है कि स्थान और समय और पैनल भी उनका, स्थान भी उनका, समय भी उनका, विषय भी उनका, हरियाणा की अर्थव्यवस्था और संवाद, स्वस्थ संवाद लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इतना विषय मुझे आज आपके बीच में रखना था। आपके कोई प्रश्नों का, आपके प्रश्न है तो उनका स्वागत करता हूँ। भाई साहब, हमने आपके आने से पहले एक परिचय सत्र किया था, अनौपचारिक मुलाकात है, तो एक बार परिचय साथ साथ आ जाए। और आपके साथ में भाई साहब, मैं अरुण शर्मा हूँ, दैनिक जागरण। भाई साहब संजय शर्मा, दैनिक जागरण। जी दीपक जी, स्थिति क्या है कर्ज की आज? मतलब अगर जिस तरह कह रहे इतने लाख करोड़ का है तो क्यों? मैं आपको, चूंकि आपने इस विषय को बढ़ाया है, मैं चाहता था कि ये उस बहस का हिस्सा बने जिसको सारा हरियाणा देखे। लाइव चलाओ, सब लाइव चलाएं। मैं ऐसी बहस का परंपरा डालना चाहता हूँ हरियाणा में। और कोई ऊंचा, कोई गुस्सा, कोई गाली गलौज, कोई नाराजगी, कोई गुस्से में नहीं, शांत ढंग से, सम्मानपूर्वक ढंग से हम उनका आदर करेंगे। तो वो पता नहीं तो मैं है कि नहीं करते, लेकिन जनता के सामने तो सवाल है ना, बार बार वो कहते हैं कि इतना कर्ज नहीं, मेरी उसमें अपील में कोई मेरी अपील में कोई कमी हो तो वो बताओ, मैं तो अपनी अपील पहले करूं। दूसरी बात जो आपने कहा, हरियाणा का जो आर्थिक तंत्र है वो देश भर में अच्छे राज्यों के, हम अग्रणी राज्यों में हैं, और इसके लिए हरियाणा के 3.25 करोड़ लोग, जनता, वह उनका श्रेय, इसका श्रेय उनको जाता है। साथ ही साथ हरियाणा में अर्थ प्रबंधन जो है वो बेहतर स्थिति में रहा है। हमें उसको राजनीति से जोड़ करके नहीं देखना चाहता। इसमें इसका एक इसका पैरामीटर होता है, वो पूरे देश भर में एक एक्ट के तहत गवर्न होता है जिसको कहते हैं FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। उसके अंदर पैरामीटर्स तय किए जाते हैं कि एक राज्य अपनी कुल आय का कितना प्रतिशत वह कर्ज ले सकता है। अब वार्षिक आय को हम कह देते हैं GSTP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे GDP पढ़ते हैं वो नेशनल होता है, GS में स्टेट जुड़ गया, GDP। तो कुल आय जो हुई हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों ने जो उत्पादन किया, उस उत्पादन का
25% तक कर्जा जो है वो हो सकता है। फिर इसके फर्दर पैरामीटर्स होते हैं। फिस्कल डेफिसिट 3% से नीचे रहना चाहिए, कभी 3.25 सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर राज्य तय कर लेते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट इतना % होना चाहिए। कभी कभी विशेष परिस्थितियाँ आ जाती हैं। कोविड के समय में परिस्थितियाँ आई तो देश भर के राज्यों ने मिलकर के एक किया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मुद्रा में ज़्यादा अर्थव्यवस्था में तकलीफ़ ना आए, तो राज्यों को भी, जनता को भी तकलीफ़ ना आए, तो ये जो डेट टू जीएसडीपी रेशो है इसको 1 साल 2 साल टाल दिया जाए, तो देश भर के लिए एक पैमाना बन जाता है। वो सारे पैमानों पर हरियाणा प्रदेश की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। हमारी फिर एक होता है डेट, जो ग्रॉस, इसको बोलते हैं टैक्स इंसिडेंस रेशो, कि टोटल जीडीपी का टैक्स कलेक्शन कितना आता है, वो भी हरियाणा का हेल्दी है। सालाना जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है वो भी हेल्दी है। इसलिए मैंने कहा पहला श्रेय किसको है? जनता को है। जनता अगर उत्पादन करती है तो जीएसटी आएगा, एक्साइज आएगा, रेवेन्यू आएगा, और फिर उसके बाद उसके प्रबंधन का, कि उसको फेंका गया है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, सरकार ने अपने खर्चों पर कर लिया गया है, या सरकार ने विकास पर खर्चा किया है, वो फिर पैमाने अलग हैं। मैं उसमें एक उदाहरण, चूँकि विषय आया तो मैं दे रहा हूँ। जब 2014 में हमने सरकार टेक ओवर की तो हरियाणा के इतिहास का पहला श्वेत पत्र जारी किया था हरियाणा की अर्थव्यवस्था पर। हरियाणा के कुल आय का, जो राज्य सरकार की आय होती है, जो सरकार के खजाने में जो टैक्स कलेक्शन आता है, 103% सरकार जो है फिक्स्ड एक्सपेंडिचर में खर्च कर रही थी। यानी कि 100 रुपये के बाद 3 रुपये और कर्जा लेके सरकार खर्च कर रही थी। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होते हैं 4, उसको होते हैं TCR, टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर। तो वो सरकार अपने ऊपर खर्च कर रही थी या फिक्स्ड थी कि भाई उसका कर्जा चुकाना, ब्याज चुकाना, सरकार की पेंशन देना, सरकार की तनख्वाह देना, तो ये, और सब्सिडीज़ फिक्स्ड थी इसमें जो सब्सिडीज आती हैं अलग अलग, वो अच्छे राज्यों में 60% तक भी, 65 और 70 के बीच में एक आधी राज्य थे। हरियाणा को हम 87% पे लेके आए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, बिजनेस करने की सहूलियत में हरियाणा देश में 14वें नंबर पर था। उसको नंबर 1, नंबर 2, टॉप 3 में लेकर के आए विदिन 2 ईयर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो कहने का मेरा भाव ये है, हरियाणा का अर्थव्यवस्था पर किसी भी प्रकार का अनर्गल प्रलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विपक्ष के नाते विषयों को उठाना, सावधान करना, मुद्दे पर बात रखना, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन अनर्गल जब कोई विषय, कोई आरोप लगाया जाए तो अपने समय का भी आकलन करना चाहिए।